बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक। नमस्कार, विकास बोल रहा हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज अपने जमाने का पहले अपने सफर में निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इस जहाज में बड़े बड़े लोग बैठे, बड़े एक्टर्स से लेके बिजनेसमैन जो अमेरिका जा रहे हैं बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज का कमांड संभाले हुए हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ। पैसेंजर में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटेड है ये जहाज के लेकर। ये जहाज दुनिया के कई बड़े जहाजों में एक लंबाई है जिसकी 269 मीटर और हाइट है 53 मीटर। इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई है बनाने के लिए वो दिल दहला देने वाली है। उस टाइम इस शिप को बनाने में टोटल खर्च पड़ी थी $7.5 मिलियन। आज के जमाने में लगभग $400 मिलियन के करीब होंगे। शिप के अंदर की डिजाइन और डेकोरेशन जो है किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगी, इतना अच्छा है। स्टील ग्लास की खिड़कियां और नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक्सपर्ट्स बोर्ड्स, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार, एक बड़ी सी लाइब्रेरी। जिस तरह का सेफ्टी फीचर इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, ये जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। ऐसा सिर्फ माना जाता था कि जो कभी डूब ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी सेफ है। इसी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का नाम था जिन्होंने टाइटैनिक को बनाया था। इस शिप की प्रेसिडेंट इतनी कॉन्फिडेंस थी इस शिप को लेकर कि उन्होंने पब्लिक में जाके बोला ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के मात्र 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली अपना आइस वार्निंग जो है वो मिलनी शुरू हो जाती है। यानी कि जिस अटलांटिक में वो टाइटैनिक तैर के अमेरिका जा रही है वहाँ पे आइस मौजूद है भारी मात्रा में, जो इस टाइटैनिक जहाज के लिए बहुत खतरे का संकेत था। अपने आसपास वाले जहाज रेडियो के द्वारा अपने आसपास के शिप को सिग्नल देते रहते हैं कि हाँ इस जगह में बर्फ है, इस जगह में इतना बर्फ है, वार्निंग देते रहते हैं। पर टाइटैनिक बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों से 2 बार मुड़ के जाने के बाद भी अपनी रफ्तार कम नहीं करती है। 21.5 नॉट्स यानी कि 40 किलोमीटर के लगभग स्पीड से जा रही थी। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग दी जाती है शिप के द्वारा, पर कैप्टन गुरु और उसके मेंबर्स इन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं, टाइटैनिक की रफ्तार को कम नहीं करते। और 14 अप्रैल 1912 की रात को धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तापमान नीचे गिर जाता है। ये 14 अप्रैल की रात का खास बात ये था कि चांद उस दिन बाहर नहीं आया था। चांद ना निकलने के कारण मून लाइट जो था ना के बराबर था। शिप के सामने एक थोड़ा सा हाइट में एक जगह बना हुआ रहता है जहाँ 2 लोग रहते हैं और सामने में देखते रहते कि कहीं कोई खतरा या फिर कोई चीज का संकेत दिखाई दे, लुकआउट पॉइंट कर सकते हैं इसे। जो बंदा इस जगह बैठा हुआ था उसे बहुत ठंड का सामना करना पड़ता है क्योंकि सामने से आने वाला ठंडी हवा बहुत लगती है। वहाँ पे खुला जगह था और इतनी हवा डायरेक्ट फेस में लगने के कारण आंख से जो है आंसू निकलने लगते हैं और उसके कारण देखने में थोड़ा दिक्कत होने लगती है। रात के 11:39 में रेडरिक फ्रिक नाम का एक बंदा क्रूज नेस्ट में बैठा हुआ रहता है। ये अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ सामने में आ गया है। देखने के बाद जल्दी से वो 3 बार घंटी बजाता है जोर से, और जो नीचे का जो बंदा सब है उसको सुनाई दे और खतरे का संकेत पता चले, और जल्दी से फोन लगाता है कैप्टन को और बोलता है हमारे सामने एक बड़ा आइसबर्ग आ गया है, जल्दी से शिप को मोड़ो। मगर 1 मिनट में 11:40 में बहुत लेट हो चुका है। वो शिप जाके आइसबर्ग से टकरा गई। साइज में भी ये कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था, लेंथ में 200 बाई 400 फीट का एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा। साइंटिस्ट का कहना यह था कि ये आइसबर्ग का साइज 1.5 मिलियन टन था। इस जहाज का पत्थर पे टकराव शिप का सामने का राइट साइड से हुआ। वो जो इस शिप का सामने वाला हिस्सा होता है जिसे बो कहते हैं, इस बो के अंदर जाके राइट साइड से लगता है। पहाड़ पे लगने के बाद ये राइट साइड का जो बॉडी है, बॉडी पे घिसटता चला गया और इसी कारण से उसके मेन बॉडी पे जो है छोटे छोटे होल्स हो गए। अब आप ये बोलेंगे कि बर्फ का पहाड़ लोहे को कैसे काट सकता है, तोड़ सकता है? तो वो जो पहाड़ है वो साइज में बहुत बड़ा है, और जैसे आप लकड़ी का कोई सामान लेके आप लोहे को नहीं काट सकते, पर कोई गाड़ी जाके पेड़ से टकराती है तो गाड़ी का नुकसान होता है, वैसे ही। क्योंकि ये पहाड़ जो था इतना बड़ा था कि वो टाइटैनिक जहाज को पूरी तरह से चोट पहुंचा दी। इस बोट में 16 छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए नीचे साइड में, जिसमें आगे का या पीछे का कोई भी हिस्सा में 4 कंपार्टमेंट में अगर पानी भर भी जाए तो ये नाव इजीली तैर सकती है। और ये
टक्कर इतना जबरदस्त था कि उस शिप में 6 जो कंपार्टमेंट था, 6 कंपार्टमेंट में जो टूट गया तो पानी तो धीरे धीरे भरने लगा उसमें। कप्तान लगातार रेडियो में सिग्नल देते रहते हैं आसपास के बोट को, पर आसपास का जितना बोट था कोई सिग्नल को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। 107 किलोमीटर दूर जो शिप था, उस शिप से रेडियो से बात किया कप्तान ने, पर वो शिप 107 किलोमीटर दूर था। वो अपना हाई स्पीड बेस से भी चलाते तो 3 से 4 घंटा लगता वहां तक पहुंचने में, तब तक बहुत देर हो जाती। शिप से कैप्टन और उसके मेंबर्स के द्वारा फ्लेयर गन भी चलाया जा रहा था कि अगर आसपास कोई शिप हो तो वो देख के आ जाए। कैप्टन अब ऑर्डर देते हैं कि लाइफ बोट को रेडी किया जाए, उसमें पैसेंजर को भरा जाए। और बोला यह जाता है कि औरत और बच्चे को सबसे पहले वहां से निकाला जाएगा। वहाँ ज़्यादातर पैसेंजर को ये लग रहा था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल जहाज है, जहाँ पे डूबने का तो कोई सवाल ही नहीं है, इसीलिए नॉर्मली बैठे हुए थे सब। सारे पैसेंजर ये बोल रहे थे कि हाँ हम टकरा गए होंगे बर्फ से, पर हम लोग डूबेंगे नहीं। उसके बाद जब पहला लाइफ बोट उतारा गया तो उसमें 60 लोगों का कैपेसिटी था बैठने का, उसमें सिर्फ 28 लोग बैठ के ही गए। जब धीरे धीरे बोट में पानी ज़्यादा नीचे कंपार्टमेंट में भरने लगा, उसके बाद सारे पैसेंजर को समझ में आया कि हाँ ये बोट डूब रहा धीरे धीरे। जब धीरे धीरे सबको समझ में आया तो सब लाइफ बोट में बैठने के लिए लड़ने लगा आपस में। ये शिप में लाइफ बोट का जो संख्या था बहुत कम था, जिसमें टोटल लोग 1200 लोग ही बैठ सकते थे, पर इस जहाज में 2200 के लगभग लोग बैठे हुए थे। रात 2:05 में आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारा गया और लगभग बोट में 1500 के लगभग लोग बचे हुए थे। अभी रात 2:20 में बोट जो है बीच से 2 टुकड़ा हो गया। 2 टुकड़ा होने के बाद धीरे धीरे डूब गया। सिर्फ 3 घंटा लगा ये कभी ना डूबने वाले बोट को पानी में डूब जाने में। और बोट पानी में डूबने के बाद जिसे तैरना नहीं आता था वो तो डूब गए, जिसे तैरना भी आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इस ठंड में अगर आप गिरोगे कहीं से तो 2 मिनट के अंदर आपकी मौत हो जाएगी हाइपोथर्मिया की वजह से, ठंड की वजह से। लोगों का कहना ये है कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने आखिरी तक बोट में ही थे और वहीं पे बोट डूबने के बाद भी वो डूब गए। कुछ लोगों का कहना ये भी था कि वो अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली। वो लाइफ बोट के द्वारा जो 700 लोग निकले गए थे वो बच गए थे, बाकी सब लोग मारे गए वहाँ पे। तो ये था टाइटैनिक का सच्ची घटना। और आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इससे बढ़िया बढ़िया केस स्टडी में लाता रहता हूँ। धन्यवाद।